मानसी की जलन और ऋतिका का मुंहतोड़ जवाब। मिस्टर राघव जिंदल, मैं गुस्से में हूँ, इसलिए आपको नाम से नहीं पुकार रही हूँ, बल्कि मेरा ये कहने का मतलब है कि आज से ना तो आप मेरे कुछ लगते हैं और ना मैं आपकी। इसलिए मेरी जिंदगी के फैसले अब से आप क्या कोई नहीं ले सकता। अब फैसला सिर्फ मेरा होगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके इस घर में बिना शादी के बैठी रहूंगी। डोंट वरी, जैसे ही मेरी लाइफ में कोई मुझसे खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाला आएगा, मैं बिना वक्त गवाए उससे शादी कर लूंगी। अगर ऐसा कोई नहीं आया तब भी मैं आप पर बोझ तो बिल्कुल नहीं बनूंगी, लेकिन अब मेरे लिए कौन बेहतर होगा वो मैं तय करूंगी। ना ही मुझे कोई टाइकून चाहिए जिसका बैंक बैलेंस भरा हो या उसकी फैमिली हमारे लेवल पर हो। मुझे सिर्फ अपने लिए एक पार्टनर चाहिए है जो सच्चे दिल से मुझे चाहे। बस एक सच्चा रिश्ता, फिर चाहे वो अमीर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात खुद के शौक की, तो मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं खुद कमाकर अपनी जरूरत और सभी शौक पूरे कर सकती हूँ। मुझे बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, ना कोई डील या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसने ये इसलिए कहा था क्योंकि जिंदल फैमिली और रायजादा फैमिली के बीच रिश्ता दोस्ती से ज्यादा फायदे का था। अब आगे तुम तो ऐसा कहोगी ना, आखिर दादी ने अपनी कंपनी तुम्हारे नाम जो कर दी है, अब तुम्हें किस बात की फिक्र है। तुम्हें बना बनाया इतना बड़ा अंपायर जो मिल गया है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मानसी की थी। उसे अपनी दादी का सब कुछ ऋतिका के नाम कर देने अच्छा नहीं लगा था, और आज उसका ये भाषण सुनकर वो खुद को ये ओले से रोक नहीं पाई। वैसे भी जिंदल फैमिली की बड़ी बेटी वो थी, इसलिए पहला हक उसका बनता था, लेकिन फिर भी उसे घर में इस ऋतिका से कम अहमियत मिलती थी। उसके दादा दादी यहाँ तक कि डैड भी उससे ज्यादा ऋतिका को पसंद करते थे। यही वजह थी कि वह उससे जलती है। इसलिए भी उसे आशी पसंद थी क्योंकि उसके आने के बाद ऋतिका की इम्पोर्टेंस घर में कम हो चुकी थी। जब कल ऋतिका की सबके सामने इंसल्ट हुई तो सबसे ज्यादा खुशी उसे ही हुई थी। वह तो जानती थी कि किसी न किसी दिन वो अपनी हरकतों से खुद को नीचा जरूर दिखाएगी, लेकिन आज उसे पता चला था कि ये सब वो उसकी बड़ी माँ के कहने पर करती थी। मगर आज उसे बदला हुआ देखकर पता नहीं क्यों पर मानसी को अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसका बदलना उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला था। वही उसकी बात सुनकर ऋतिक ने अपनी आईब्रो उठाई और उसे ऐसे देखने लगी जैसे किसी जोकर को देख रही हो। मिस जिंदल, वो सब मेरी दादी ने मुझे दिया है अपनी खुशी से, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। फिर भी अगर तुम अपने सवाल का जवाब जानना चाहती हो तो हाँ, मेरे पास खुद की मेहनत से कमाए पैसों के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसा आपने कहा, बना बनाया बिजनेस जो टॉप 5 में आता है। इसके अलावा दादाजी ने मुझे जिंदल कंपनी की मेन ब्रांच के 10% शेयर जो सभी बच्चों को मिलते हैं वो भी दिए हैं। फिर एक तिरछी स्माइल करके अपने सारांश भाई को देखकर बोली, भाई, नाना जी ने भी मुझे कुछ शेयर दिए थे ना? हाँ लिटिल सिस्टर, दादू ने तुम्हें उनके 20% शेयर दिए हैं और भाई ने भी तो तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर दिए हैं। जब मैं भी फेमस हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें और ज्यादा पॉकेट मनी दूंगा और तुम्हारे पसंद की कार भी। ऋतिका ने अपना सिर हिलाया, फिर मानसी को देखा जिसका चेहरा काला पड़ गया था। वही नहीं, इस बार तो आशी को भी झटका लगा था। तभी स्नेहा जी सारांश से पूछती है, डैड ने अपने इतने सारे शेयर्स सिर्फ ऋतिका को क्यों दिए, जबकि उनकी एक और नातिन थी। अगर उन्हें देने ही थे तो बराबर देने चाहिए थे। उनकी बात पर सारांश हंसते हुए बोला, बुआ आप समझी नहीं, नाना जी शेयर्स सभी घर वालों की सहमति से दे सकते हैं। एक और बात आप शायद भूल रही है कि नानी ने पहले ही कहा था कि आपकी सिर्फ एक बेटी को हम अपने हिस्से के शेयर्स या प्रॉपर्टी दे सकते हैं। वैसे भी ऋतिका नाना नानी की लाडली है और हम भाइयों की प्रिंसेस भी। मॉम डैड भी उसे अपनी बेटी ही मानते हैं, तो हमारा कुछ भी देना गलत नहीं है। उसकी बात सुनकर स्नेहा जी को भी याद आता है। फिर वो गुस्से से ऋतिका को देखकर कहती है, तुम उनकी लाडली हो क्योंकि तुम हमेशा सभी के पास रही हो। आशी को कोई चांस नहीं मिला, वो तो कुछ साल पहले ही घर आई है और तुमने पहले ही सब हथिया लिया। ऋतिका जो शांति से बैठी थी उसने अजीब तरह से उन्हें देखा, फिर उनके पास बैठी आशी को जिसका चेहरा उदास लग रहा था। उसने अपने दादाजी को देखा और पूछा, आशी को आए 9 साल नहीं हुए हैं? जिस पर दादी गुस्से से बोली, इसे 9 साल हो चुके हैं।
जब ये घर में आई थी तो इसका 10वां जन्मदिन यही मनाया गया था और अब ये 19 साल की हो चुकी है। ये सुनकर स्नेहा जी झेप जाती हैं और बात संभालते हुए कहती हैं, लेकिन आशी को अपने ननिहाल में समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। इस बार सारांश हंसते हुए कहा है, क्या बात कर रही हो बुआ? ये हमारे घर क्यों आती जब ये यही सबको अपनी तरफ करने में लगी हुई थी। हमारी फैमिली भले ही अब्रॉड में रहती है, लेकिन इतने सालों में ये बाकी कंट्री घूमने गई है आप सभी के साथ, लेकिन अपने नाना नानी से मिलने का समय नहीं था। जबकि मेरी लिटिल सिस्टर हर वेकेशन पर हर्षित भाई के साथ हमसे मिलने आती थी और वहीं से हम सब रक्षित भाई के पास जाते थे घूमने के लिए। अब स्नेहा जी के पास कोई तर्क नहीं था कहने के लिए, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। रायजादा फैमिली जो कब से वहां खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी चौंक गई। तभी आशी की नज़र एंट्रेंस पर गई तो वो जल्दी से खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, आप सभी वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। उसकी मीठी आवाज सुनकर सभी होश में आए। वही अधिक की मॉम तो उसके संस्कार देखकर बहुत खुश हो गई। सभी अंदर आ गए। वही जिंदल फैमिली में सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे। आशी ने जल्दी से अपनी सास के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अपने गले से लगाकर बोली, हम तो धन्य हो गए इतनी प्यारी और संस्कारी बहू पाकर। अब बस इंतजार नहीं होता कि आप कब हमारे घर में आएगी और उस घर की रौनक बढ़ाएगी। आशी शर्मा लगी। वही स्नेहा जी को अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, मैं अभी नाश्ते की तैयारी करवाती हूँ, स्नेहा जी ने कहा तो अधिक की मॉम ने मना कर दिया। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज बच्चों की छुट्टी थी तो सभी बाहर जाने की जिद कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा ये बात है, पहले बैठिए फिर तय करते हैं कहाँ जाना है। रिद्धि सभी के साथ लिविंग रूम में सोफे पर बैठते हुए बोली। वही दादाजी और दादी जी अपने रूम में चले गए आराम करने। राघव जी भी ऑफिस चले गए। रक्षित कल ही लंदन से आया था अपनी मीटिंग करके, इसलिए आज वो घर पर ही रहने वाला था। एक सोफे पर हर्षित, सारांश और रक्षित ने रितिका को भी बिठा लिया था। वो बैठना नहीं चाहती थी लेकिन उसके भाई जिद कर रहे थे इसलिए वो भी बैठ गई। रायजादा फैमिली, नॉवेल के हीरो की फैमिली। दादाजी का देहांत बहुत पहले हो चुका है। दादी सुधा रायजादा, इनके भी 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आकाश रायजादा, अधिक के पिता। इनकी पत्नी रागिनी रायजादा, माँ। इसके 2 बच्चे हैं, अधिक रायजादा और शुभ रायजादा। छोटा बेटा निहाल रायजादा, चाचा। इनकी पत्नी श्वेता रायजादा, चाची। ये स्नेहा जी की बेस्ट फ्रेंड है और ये आशी को बहुत पसंद करती हैं। ये अधिक को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती हैं और चाहती थी कि उसकी शादी उनकी सबसे अच्छी दोस्त की बेटी आशी से हो। इनके भी 2 बेटे हैं और एक बेटी विवान रायजादा, ध्रुव रायजादा और दिव्या रायजादा। दिव्या भी आशी की बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल उन दोनों की मॉम की तरह। पहले ये रितिका की फ्रेंड थी लेकिन बाद में इन्हें वो गलत लगने लगी क्योंकि इनके हिसाब से आशी बहुत मासूम है जिसे रितिका हमेशा हट करती रहती है। रागिनी जी और श्वेता जी आशी के आसपास बैठी उससे बातें कर रही थी, जिनका जवाब वो बहुत ही मासूमियत और प्यार से दे रही थी। दिव्या भी अपनी मॉम के पास बैठी उनकी बातों में इन्वॉल्व हो रही थी। वही रायजादा ब्रदर्स में से अधिक पहले ही यहाँ से जा चुका था, लेकिन उसने भी रितिका की बातें सुनी थी कि आज तक उसने जो किया सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर और उसे कोई प्यार नहीं है उससे। वो वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहता था लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती लेकर आई थी, लेकिन बाद में वो इम्पोर्टेंट कॉल का बहाना करके चला गया। वही ध्रुव हर्षित के पास चला गया था लेकिन हर्षित ने उसे इग्नोर कर दिया। ध्रुव जानता था वो उससे गुस्सा है, इसलिए सीधा रितिका के पास गया और अपने दोनों कान पकड़कर बोला, सॉरी बेस्टी की लिटिल सिस्टर, मैंने तुम्हें गलत समझा और वो सब कहा, लेकिन आज तुम्हें ऐसे देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं चाहता था कि तुम खुद की अहमियत समझो लेकिन मेरा तरीका गलत था। रितिका ने उसकी आंखों में देखा जहां गिल्ट और सच्चाई नजर आ रही थी। उसे नॉर्मली स्माइल करना नहीं आता था, वो जब ही स्माइल करती थी जब उसे किसी को नीचा दिखाना हो या उसका काम तमाम करना हो। मैंने तुम्हें माफ किया, वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं कहा था। सच ही है, दूसरों के कहे पर नहीं चलना चाहिए।
रितिका के शब्द जैसे ही ध्रुव ने सुने वो खुश हो गया और हर्षित को देखकर बोला, अब तो भी माफ कर दे, देख तेरी लिटिल सिस्टर भी मान गई है। यहाँ आ नौटंकी बाज, हर्षित ने मुंह बनाकर कहा तो ध्रुव उछलकर उसके पास बैठ गया और उसके गले लग गया। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जो बहुत दिन बाद मिले हो। सबको दोनों को देखकर हंसने लगे, लेकिन श्वेता जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने इस जैसी लड़की से माफी मांगी, वो भी सबके सामने। उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और एक एक शब्द कर जोर देकर बोली, माफी यहाँ रितिका को मांगनी चाहिए थी, हम सबसे आखिर वही तो थी जिसने हमारे घर के बेटे को परेशान करके रखा था। उनकी कड़वी बात सुनकर हंसी भरा माहौल फिर से शांति में बदल गया। रितिका ने अपनी ठंडी नजरों से उन्हें देखा तो वो एक पल के लिए घबरा गई। उसके घूरने पर उन्हें गुस्सा आने लगा, तभी उन्हें उसकी सख्त आवाज सुनाई दी जो वार्निंग से भरी हुई थी। कल किसने क्या खेल खेला था ये सभी जानते हैं मिसेज श्वेता रायजादा, लेकिन लगता है आपकी याददाश्त कमजोर है, इसलिए आप भूल गई हो कि माफी किसे मांगनी चाहिए। रही बात आपके घर के बेटे को परेशान करने की, तो आप ये शिकायत अपनी बेस्ट फ्रेंड से क्यों नहीं करती। इन्हीं की ट्रिक है ये जिससे ये लड़कों को पटाया करती होगी। आपसे बेहतर इनके बारे में किसे पता होगा। स्नेहा जी जो शांत बैठी थी, एक बार फिर से खुद की फिक्र पर उन्होंने गुस्से से रितिका को देखा। तभी आशी उदासी से बोली, दी आप मॉम के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। श्वेता जी भी गुस्सा हो गई। मैंने कहा था ना दीदी, ये लड़की बदतमीज है। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बात मानकर अधिक का रिश्ता इससे तोड़ दिया और आशी से तय कर दिया। हमारा बच्चा बच गया इस जैसी शातिर बदमाश से। हाँ 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 हाँ। रितिका को उनकी बात सुनकर हंसी आने लगी। उसके साथ हर्षित और सारांश भी हंस रहे थे। उनके मन में यही चल रहा था कि ये औरत हमारी बहन को शातिर बदमाश कह रही है, इन्हें क्या पता है कि किस गिरगिट से रिश्ता करवा दिया है। वही रितिका के हंसने की वजह दूसरी थी। उसे तो ये औरत किसी बेवकूफ जैसी लग रही थी। उन तीनों को हंसता देख किसी को समझ नहीं आया कि वो गुस्सा होने की जगह हंस क्यों रहे हैं, सिवाय रक्षित के जो शांत बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था। दिव्या से जब उनका हंसना बर्दाश्त नहीं होता तो वो गुस्से से कहती हैं, क्या तुम तीनों पागल हो गए हो। पागल हम नहीं, तुम्हारी मॉम हो चुकी है। मतलब गजब है, खुद की बेस्ट फ्रेंड से सवाल नहीं करना है कि क्या तुमने ऐसा करने के लिए कहा था या नहीं, बल्कि अपनी उम्र से छोटों के साथ चुगली चाची की तरह झगड़ा करना है। इस बार रितिका की जगह सारांश ने जवाब दिया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसकी बहन अब इरिटेट हो चुकी है। अब बेचारी श्वेता जी से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। उन्होंने अपनी दोस्त को देखा जैसे जवाब मांग रही हो, जिस पर स्नेहा जी का सिर शर्म से झुक गया। उनका कुछ ना बोलना उनकी सहमति दिखाती थी। अब श्वेता जी की बोलती बंद हो गई थी। वही रागिनी जी जो तमाशा देख रही थी वो बोली, तुम सब बहस करना छोड़ो और श्वेता गलती हमने भी की है, इसलिए दूसरे को दोष देकर तुम इससे बच नहीं सकती हो। फिर उन्होंने रितिका को देखा जो हमेशा से ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो इस रितिका से पहली बार मिल रही हो। और ये सच भी था। बेटा, मैं हमारे पूरे परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे बेटे की वजह से जो कल तुमने झेला उसकी मैं भरपाई नहीं कर सकती, सिर्फ शर्मिंदा हो सकती हूँ। रितिका देख सकती थी कि इस पूरे परिवार में एक ये औरत और उसके भाई का दोस्त ही सभ्य है। उसने शांति से कहा, जो हो गया है मैं उसे भूल गई हूँ आंटी। सच कहूँ तो अब मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसकी इतनी समझदारी भरी बात सुनकर रागिनी जी को अच्छा लगता है और वो भी मुस्कुराकर कहती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा बेटा। उसके बाद सभी लेडीज शॉपिंग जाने का प्लान करने लगी। वही सारांश को किसी का कॉल आता है तो वो उसे अटेंड करने साइड में चला गया था। हर्षित और ध्रुव अपने कॉलेज की बातें कर रहे थे। रितिका अपने रक्षित भाई के कंधे पर सिर रखे उन्हें काम करते देख रही थी। वही आशी, दिव्या, मानसी और मिशा एक साथ बैठी फैशन के बारे में डिस्कस कर रही थी। आज उन्हें क्या क्या लेना है इसके बारे में एक दूसरे को बता रही थी। वही किसी नज़र बार बार रक्षित को देख रही थी जो अपने काम में व्यस्त था।
लेकिन वो देख सकती थी कि बीसी होने के बाद भी वो अपनी बहन से कितना प्यार करता है और उससे बीच बीच में बात भी कर रहा था। रीति, कोई तेज आवाज में पुकारते हुए अंदर आता है। वही रितिका जब ये आवाज और इस निकनेम को सुनती है तो उसके सामने एक चेहरे आ जाता है। वो अपने भाई से अलग होकर जैसे ही एंट्रेंस की तरफ देखने वाली थी तभी कोई एकदम से उसके ऊपर लैंड हो जाता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती और सोफे पर ही गिरने लगती है। वो तो अच्छा था कि उसके पास उसके रक्षित भाई बैठे थे जिन्होंने उसे संभाल लिया और जो उसके ऊपर गिरी थी उसे भी। अब हाल ये था कि रक्षित ने पीछे से रितिका के साथ उसके ऊपर गिरी दूसरी लड़की को भी पकड़ रखा था। राध्या की बच्ची, ये तूने क्या किया? रितिका के मुंह से गुस्से में अपने आप निकला। तभी उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और मासूम नजरों से रितिका को देखने लगी। वही उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में रक्षित एक पल के लिए खो सा गया। उसके कानों में यही नाम गूंज रहा था, राध्या। तभी राध्या की नजर भी उस पर पड़ी और वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, कैसे हो पार्टनर? वही कोई था जो उन्हें देखकर जल रहा था। उसे रक्षित का किसी और को संभालना अच्छा नहीं लग रहा था। राध्या और रितिका का क्या रिश्ता है? कौन है वो जो रक्षित को राध्या के साथ देखकर जल रही है? आखिर स्नेहा जी आशी से इतना प्यार क्यों करती है? अनजान शख्स और रितिका की कुकिंग स्किल्स। अब तक रीत, कोई तेज आवाज में पुकारते हुए अंदर आता है। वही रितिका जब ये आवाज और इस निकनेम को सुनती है तो उसके सामने एक चेहरा आ जाता है। वो अपने भाई से अलग होकर जैसे ही एंट्रेंस की तरफ देखने वाली होती है कि तभी कोई एकदम से उसके ऊपर लैंड हो जाता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती और सोफे पर ही गिरने लगती है। ये तो अच्छा था कि उसके पास उसके रक्षित भाई बैठे थे जिन्होंने उसे संभाल लिया और जो उसके ऊपर गिरी थी उसे भी। अब हाल ये था कि रक्षित ने पीछे से रितिका के साथ उसके ऊपर गिरी दूसरी लड़की को भी पकड़ रखा था। राध्या की बच्ची, ये तूने क्या किया? रितिका के मुंह से गुस्से में अपने आप निकला। तभी उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और मासूम नजरों से रितिका को देखने लगी। वही उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में रक्षित एक पल के लिए खो सा गया। उसके कानों में यही नाम गूंज रहा था, राध्या। तभी राध्या की नजर भी उस पर पड़ी और वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, कैसे हो पार्टनर? वही कोई था जिसे रक्षित और राध्या की करीबी रास नहीं आ रही थी। वो अंदर ही अंदर जल रही थी। अब आगे रक्षित, जो एक पल के लिए उसमें खो सा गया था, वो होश में आया और उसने उसे अपनी बहन से अलग किया और डांटते हुए बोला, ये क्या तरीका था अपनी खुशी दिखाने का? देखो मेरी प्रिंसेस तुम्हारे वजन से दब गई है। राध्या ठीक से रितिका के साथ बैठी, लेकिन जब उसने अपने क्रश के मुंह से ये सुना तो उसने अपने दोनों गाल पकड़ लिए और शौक वाले एक्सप्रेशन लाकर बोली, आपने मुझे मोटा कहा पार्टनर? रक्षित ने अपना सिर पकड़ लिया। वो समझ गया था अब इसकी नौटंकी शुरू हो जाएगी। तभी रितिका ने राध्या के सिर पर मारा और उसे घूरते हुए बोली, बस बहुत हो गया, अब अगर तुमने ड्रामा किया तो। राध्या समझ गई कि अगर अभी उसने बकवास की तो उसकी ये जालिम दोस्त उसे बाहर उठाकर फेंक देगी और उसका क्रश भी अपनी बहन के पीछे खड़े होकर बस देखता रहेगा। वो सीरियस हो गई और मुंह बनाकर बोली, तेरा फोन कहाँ है? मैं कल से तुझे कॉल कर रही हूँ लेकिन तूने उठाया ही नहीं, इसलिए मैं उसी वक्त इंडिया के लिए निकल गई। तू ठीक तो है ना? उसकी ये बात इस वाली रितिका के दिल को भी छू गई जिसमें भाव नहीं थे, लेकिन अपनी इस नई जिंदगी में उसे 3 भाई मिले जिनके प्यार ने उसे एक ही दिन में अपना बना लिया। और अब ये दोस्त, मैं ठीक हूँ, तुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बता कि तूने कुछ खाया है या नहीं? जिस पर राध्या हंसते हुए बोली, मेरी फ्लाइट सुबह ही लैंड हुई थी, इसलिए मैं घर जाकर रेडी होकर सीधा यही आ है। रितिका का नाम में सिर हिला दिया। तभी सारांश भी आ गया और बोला, प्रिंसेस मुझे आज साइट देखने जाना है, इसलिए मैं सीधा डिनर पर आऊंगा। भाई अगर आपके पास टाइम है तो रुक जाइए, मैं राध्या के लिए खाना बना रही हूँ तो आपके लिए भी पैक कर दूंगी। ठीक है प्रिंसेस। सारांश खुश हो गया कि आज उसकी बहन उसके लिए खाना बनाएगी, क्योंकि पहले वो सिर्फ उस अधिक के लिए बनाती थी जो उसके हाथ से बने खाने को कुत्तों को खिला देता था।
वो तो खाने को फेंकने के लिए कहता था, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे फेंकने की जगह अधिक के पेट डॉग को खिला देता था। रितिका किचन में चली गई और उसने अपनी दोस्त के लिए जूस भिजवा दिया। मेड ने जूस उन्हें दे दिया। वही सारांश हर्षित को देखकर बोला, आज तो मजा आ जाएगा, मैं अपनी बहन के बनाए खाने को सबके सामने फ्लॉन्ट करूंगा। उसकी बात सुनकर राध्या और हर्षित हंसने लगते हैं। रक्षित अपना सिरना में हिलाकर फिर से अपने फोन में लग जाता है। वही एक जोड़ी आंखें गुस्से और जलन से राध्या को देख रही थी। जब उसे खुद को किसी की निगाहें बहुत देर तक महसूस हुई तो उसने सिर घुमाकर सामने रखे सोफे पर देखा जहां 4 लड़कियां बैठी थी। उसने देखा कि एक लड़की उसे कंटिन्यू घूर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां देखा तो उसने अपनी नजरें फेर ली। राध्या की आईब्रो रेस हो गई। उसे जलन और गुस्से से देखने वाली कोई और नहीं दिव्या रायजादा थी, जो उसे रक्षित के साथ देखकर जल रही थी। राध्या भी उसे जानती थी, आखिर ये उसकी बचपन की दोस्त रितिका की फ्रेंड जो थी। उसे हमेशा से ये अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि ये उसकी दोस्त पर बहुत दोष जमाती थी, क्योंकि उसे पता था उसके बड़े भाई अधिक की वजह से वो उसे कुछ नहीं कह पाएगी। तभी उसने सुना कि स्नेहा जी कितने प्यार से आशी से बात कर रही थी। बच्चा जाओ और रेडी हो जाओ, हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं। मानसी और मिशा तुम दोनों भी जाओ बेटा। जी बड़ी माँ। दोनों अपने रूम की तरफ चली गई। आशी थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने अपनी मॉम को देखा और बोली, मॉम क्या हम दी को भी लेकर का सकते हैं? उसके इस सवाल पर स्नेहा जी शांत हो गई। रागिनी जी कुछ कहने को हुई कि तभी सबको एक ठंडी आवाज सुनाई दी, इसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आज मैं घर पर सिर्फ अपनी बहन के लिए ही रुका हूँ और वो जहाँ भी जाएगी मेरे साथ जाएगी, इसलिए तुम सब आराम से जा सकती हो। मेरी प्रिंसेस मेरे साथ आ जाएगी। रक्षित बेटा क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? स्नेहा जी पूछती है, जिस पर वो उन्हें अपनी कोल्ड नजरों से देखता है। फिर वहां से उठते हुए किचन की तरफ जाते हुए बोलता है, मिसेस जिंदल मैंने जो अभी कहा शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा, इसलिए आप लोग निकल जाइए, हम आ जाएंगे। उसका वही जवाब सुनकर स्नेहा जी ने उदासी से अपनी बेटी को देखा जो बहुत दुखी लग रही थी। श्वेता जी को भी आशी के लिए और अपनी दोस्त के लिए बुरा लग रहा था। ये लड़की तुमसे तुम्हारा बेटा और आशी से उसका भाई छीन रही है। ये कभी हमारी आशी को खुश नहीं रहने देगी। जिस पर दिव्या भी बोली, आप सही कह रही हो मॉम। रितिका की वजह से रक्षित जी आशी को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से वो अकेले में बहुत रोती हैं। क्या उन्हें अपनी दूसरी छोटी बहन नजर नहीं आती? राध्या को वो सब किसी जोकर जैसे लग रहे थे जो खुद की गलती देखने के बजाय दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। हर्षित और सारांश का एक्सप्रेशन भी डार्क हो गए थे। वो कुछ कहते उससे पहले ही राध्या गुस्से से फट पड़ी। ओह, तो तुम्हें उसका रोना दिखाई देता है, लेकिन रितिका का क्या? उसके तो माँ बाप अपनी एक बेटी के लिए उसे इतने सालों से इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर क्या, वो तो उसे भूल चुके हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है वो ज्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ गई हैं और वो अपनी चिढ़ में आपकी इस सफेद कमल को हट कर देगी। खैर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आंटी आपको और आपकी दोस्त को डबल स्टैंडर्ड की बीमारी है। पता नहीं मेरी रितिका ने इनका ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो जब देखो ये उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती थी। किसी बाहर वाले के कड़वी बातें सुनकर श्वेता जी गुस्से से तमतमा उठती है। ए लड़की जबान संभाल कर, चिल्लाए मत आंटी। चिल्लाना मुझे भी आता है और मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका बीपी जरूर बढ़ जाएगा, इसलिए जितना झेल सकती हो उतना ही बोलो। राध्या, ये आप किस तरह से हमारी दोस्त और समधन से बात कर रही हैं? स्नेहा जी से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसे टोक देती हैं। उनके सवाल पर राध्या मुस्कुराकर कहती है, ठीक वैसे ही जैसे ये अभी मेरी बेस्टी को भला बुरा सुना रही थी। अपनी बात कहने के बाद वो वहां नहीं रुकती और किचन की तरफ जाने लगती हैं। दोनों भाई भी गुस्से से उसके पीछे चले जाते हैं। स्नेहा जी का सिर झुक जाता है, उनकी आंखों के कोने भीग जाते हैं। अपनी मॉम को रोता देख आशी उनके गले लग जाती हैं। ये सब मेरी गलती है मॉम, आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हो, जिससे दी आपसे इतना नाराज हैं, और अब दोनों भाई भी। क्या हम कभी एक हैप्पी फैमिली की तरह नहीं रह पाएंगे? स्नेहा जी ने उसकी पीठ को सहलाया और बोली, तुम खो गई थी तब मैंने जीने की आस ही छोड़ दी थी।
अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं बस तुम्हें दुनिया की सभी खुशियां देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सेल्फिश हो गई थी। श्वेता जी अपनी दोस्त को खुद को दोष देता देखकर उनके कंधे पर रखकर कहती हैं, इसकी वजह भी तो रितिका ने ही दी है ना। सच हम सब जानते हैं कि उसकी जिद की वजह से ही हमारी 3 साल की आशी उन बुरे लोगों के हाथ लग चुकी थी। अगर वो आइसक्रीम खाने की जिद ना करती और ऐसे बिना किसी की बात सुने रोड पर नहीं भागती तो राघव जी उसके पीछे नहीं जाते और ना ही आशी गायब होती। ये याद आते ही स्नेहा जी की आंखों में फिर से रितिका के लिए नाराजगी और गुस्सा उतर आया। तुम सही कह रही हो श्वेता, उसकी गलती की वजह से मेरी बेटी इतनी बड़ी फैमिली की प्रिंसेस होकर एक अनाथ की तरह पली और इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब अगर मैं उससे थोड़ा ज्यादा प्यार भी करती हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है। फिर उन्होंने आशी को देखा और बोली, अब ये सब छोड़ो और रेडी हो जाओ। आज माँ और बेटी मिलकर ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। आशी भी खुश हो गई और हाँ कहकर सेकंड फ्लोर पर अपने रूम की तरफ चली गई। उनकी बातें किचन से आ रही रितिका ने सुन ली थी लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही राध्या जिसे उसने जबरदस्ती डाइनिंग एरिया में बैठा दिया था वो अभी भी गुस्से में थी। रितिका भले ही खाना बनाने में बिजी थी लेकिन उसने राध्या का उसकी साइड लेना और उसकी बातों उसके लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। रक्षित ने भी सब देखा और सुना था क्योंकि उसे भी रितिका ने बाहर डाइनिंग एरिया में बैठने के लिए कहा था। राध्या का उसकी बहन के लिए बोलना और उसकी फिक्र करना सब उसे पसंद आया था। वो समझ गया था कि ये लड़की भी उसकी प्रिंसेस से बहुत प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। रितिका के बनाए खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। हॉल में बैठे सभी का ध्यान डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया जहां रितिका डिशेज लगा रही थी और राध्या उसकी मदद कर रही थी। स्नेहा कुछ भी कहो लेकिन तुम्हारी बड़ी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। रागिनी जी के मुंह से एकदम से ये शब्द निकल गए। दीदी क्या आपने उसके हाथ का बना खाना खाया है? श्वेता जी शक से पूछती हैं क्योंकि उनके परिवार में कभी किसी ने रितिका के बनाए खाने को छुआ भी नहीं था। वो हमेशा नई नई डिश अधिक के लिए बनाकर लाती थी और रागिनी जी और उसे भी देती थी लेकिन वो उस खाने को अपने पेट डॉग को खिला देते थे। अपनी देवरानी की जात सुनकर रागिनी जी कहती हैं, एक बार मैंने गलती से उसका दिया खाना खा लिया था और वो सच में स्वादिष्ट था। बाद में मेड ने बताया कि ये खाना वही है जो रितिका लेकर आई थी। अच्छा, श्वेता जी ने बस इतना ही कहा और रितिका को देखने लगी। उन्हें ये लड़की हमेशा से चालबाज और घमंडी ही लगती थी, फिर ये उनका दिल जीतने के लिए कुछ भी क्यों ना करे। श्वेता रायजादा एक ऐसी इंसान थी जो एक बार किसी के बारे में अपनी राय बना ले फिर उसे कोई भी अपनी लाख कोशिशों या अच्छाई से भी नहीं बदल सकता था। वैसे ये कोई सीधी औरत नहीं थी जो सच्चाई की मूरत हो, बल्कि इन्हें अपने रायजादा होने पर काफी घमंड है। वही डाइनिंग टेबल का माहौल खुशनुमा था। रितिका ने नाश्ते के लिए बेसन का चीला बनाया था। उसके बीच में पनीर और वेजिटेबल्स की स्टफिंग की थी और उसके साथ हरी तीखी चटनी के साथ रेड चिली गार्लिक चटनी भी बनाई थी। जब सबने खाया तो उनकी आंखें चमक उठी। सारांश तो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वाह, मेरी बहन के हाथों में तो जादू है। कितना टेस्टी बना है, मन कर रहा है खाता ही जाओ। रितिका अपनी तारीफ सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। उसने अपनी पिछली जिंदगी में किसी दूसरे के लिए खाना बनाना जैसा काम नहीं किया था, इसलिए वो इस फीलिंग को बयां नहीं कर सकती है। बस उसे ये पता था कि उसे अच्छा लग रहा है। उसकी नज़र अपने रक्षित भाई पर थी जो खाते हुए कुछ सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद रक्षित ने रितिका को देखा और अपनी नर्म आवाज में बोला, तुम हमेशा से अच्छी कुकिंग करती थी लेकिन आज का टेस्ट अलग है और सब कुछ एकदम परफेक्ट। इतना परफेक्ट टेस्ट खाने में लाना बड़े बड़े शेफ के लिए भी मुश्किल होता है जब तक कि उन्हें सालों की प्रैक्टिस ना हो। सबसे खास बात इस खाने में अपनापन है जो इसे और भी स्वादिष्ट बना रहा है। अपने भाई की बात सुनकर रितिका नजरें घुमा लेती है। वो नहीं चाहती थी कि वो उस पर शक करे। वैसे भी अब ये जिंदगी उसकी थी और उससे जुड़े सभी रिश्ते भी। हर्षित को भी अपने भाई के बात सही लगी थी। उसने कहा, क्या तुमने खाना बनाने की अपनी स्किल को हाल ही में इम्प्रूव किया है? जिसका जवाब रितिका अपना सिर हिलाकर देती है,
अब वो ये तो बता नहीं सकती थी कि वो पहले वाली रितिका नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड से आई है जिसे सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना पसंद था। उसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं था, फिर भी कल रात से वो धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने दिल से उन्हें अपना भाई मान लिया था। रक्षित ने जब देखा कि वो बस खाने को देख रही है, खा नहीं रही है, तो उसने खुद आगे बढ़कर एक बाइट तोड़ा और उसे चटनी में डिप करके रितिका की तरफ बढ़ा दिया। रितिका जो अपनी पहले की और अभी की जिंदगी के बारे में सोच रही थी, उसने अपने मुंह के पास खाने को देखा, फिर अपने भाई को जिन्होंने उसे खाने का इशारा किया। वो मुस्कुराई और उसने वो बाइट खा ली। ये स्माइल सच्ची थी, वो दिल से मुस्कुराई थी जिसे देखकर तीनों भाई और राध्या खो से गए। रितिका बहुत कम मुस्कुराती थी, लेकिन सब वो दिल से हंसती तो उसके गालों पर डिम्पल आ जाते थे जो उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। आशी, मानसी और मिशा भी तब तक तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। उन्होंने देखा कि सभी रितिका को देख रहे हैं। वही जब आशी की नज़र वहां गई तो उसकी आंखें भर आई। मानसी और मिशा ने भी ये देखा तो उन्हें भी जलन हुई, फिर दोनों को आशी का ध्यान आया। आशी की नम आंखों को देखकर मिशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर दुख होता है कि रक्षित भाई सिर्फ उसे बहन मानते हैं, तुम्हें नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी तो बड़े पापा, बड़ी माँ, अभिनव और हर्ष भाई का प्यार है, और हम भी तो हैं। आशी ने अपने आंसुओं को बहने से रोका और हल्की सी स्माइल करके कहा, मैं ठीक हूँ और तुमने सही कहा, मेरे पास भी फैमिली है जो मुझे प्यार करती है। आशी तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन मानसी की मुठियां कस चुकी थी। उसने गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव से रितिका को देखा, जिसे रक्षित अपने हाथों से खिला रहा था। फिर अपने दांत पीस कर वो लिविंग रूम की तरफ चली गई जहां सब उनका ही वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में सब शॉपिंग के लिए निकल गए। रितिका और राध्या रक्षित और हर्ष के साथ जाने वाली थी। तभी सारांश का फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर नाम देखा, फिर रितिका को बाय बोलकर लंच लेकर चला गया। जैसे ही वो बाहर आया उसे एक कार पहले से ही खड़ी दिखी। वो आकर बैक सीट पर बैठ गया। कहाँ थे तुम यार? पता है इसने हम दोनों को कब से डरा के रखा हुआ था। ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने नाराजगी से कहा तो सारांश ने अपने बगल में बैठे लड़के को देखा जो दिखने में डिसेंट लग रहा था। उसने सादे से कपड़े पहने हुए थे और आंखों पर बड़े ग्लासेस लगा रखे थे। वो दिखने में ही पढ़ाकू लग रहा था। बाल मैसी थे, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एकदम किलर। उसका एटीट्यूड और ऑरा उसके लुक को सूट नहीं करता था। अभी उस लड़के की नज़र सारांश के हाथ में पकड़े टिफिन पर थी। जब सारांश ने उसकी नज़रें अपने हाथ में पकड़े खाने पर देखी तो उसने उस टिफिन को साइड में छुपा लिया। उसकी इस हरकत पर इस लड़के की आंखें सिकुड़ गई। वही पैसेंजर सीट पर बैठा लड़का जो कब से उन्हें देख रहा था, जब उसने अपने दोनों दोस्तों को देखा तो सिर पकड़ लिया। अब शुरू हो गया इनका फिर से। अभी उसने कहा ही था कि पीछे से सारांश के चिल्लाने की आवाज आई और कुछ देर में कार में शांति छा गई। चलो, एक ऑडियो टोन सुनाई दी, जिसके बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने कार स्टार्ट कर दी और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा दी। वही उस लड़के के हाथ में वही टिफिन था। उसने उसे खोला तो खाने की खुशबू कार में फैल गई। सारांश एक तरफ अपना गाल सुजाए बैठा था। मैं अपनी बहन को बताऊंगा कि तुम कितने बदमाश हो और तुमने उसके हाथों से बनाया खाना भी मुझसे छीन लिया। लेकिन उस लड़ने ने उसकी बातें से इग्नोर कर दी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने एक बाइट तोड़ा और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही खाने का स्वाद अंदर घुला उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। उसे एक सुकून का एहसास हुआ था और उसकी भूख भी बढ़ गई। फिर वो बिना किसी पर ध्यान दिए खाने लगा। वही अपने दोस्त को ऐसे देखकर तीनों लड़के सदमे में थे। उनके मन में यही चल रहा था कि कोई इतने प्यार से किसी का दिया खाना कैसे खा सकता है, वो भी उनका एक खड़ूस दोस्त। तो कौन है ये लड़का और क्या रिश्ता है इसका रितिका से? क्या राध्या का आना लाएगा रक्षित की जिंदगी में नया मोड़? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड रिव्यू दिस नॉवेल। रितिका की खूबसूरती और शॉपिंग। रितिका जब अपने रूम में आए तो उसके साथ राध्या भी थी। उसने सबसे पहले अपना फोन चार्ज में लगाया, फिर अपने वॉक इन क्लोजेट के अंदर चली गई।
राध्या वही सोफे पर पसर गई क्योंकि वो काफी थकी हुई थी। क्लोजेट रूम में जाकर जैसे ही रितिका ने वार्डरोब खोला तो अंदर रखे कपड़े देखकर उसका सिर दर्द करने लगा। ये लड़की पूरी पागल ही थी। यहाँ तो सभी इंडियन ड्रेसेज हैं, वो भी उस कलर के जो आशी की पसंद हैं। तभी उसे याद आता है कि इस रितिका की माँ ने उसे कहा था कि लड़कों को आशी जैसी संस्कारी और मासूम लड़कियां पसंद होती हैं, इसलिए उसे अब से इंडियन ड्रेसेज ही पहनने चाहिए जिससे अधिक उसे अटेंशन दे। ओह गॉड, ये औरत क्या सच में रितिका की माँ भी है? ये तो उसे आशी की परछाई बनने पर मजबूर कर रही थी जिससे हर कोई उससे नफरत करे और उसे इग्नोर करे। अगर मैंने नोवेल पढ़ी नहीं होती तो मुझे सच में लगता कि रितिका की माँ के भेष में कोई और है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उसकी असली माँ है जो अपनी एक बेटी के खोने की वजह दूसरे को मानती रही और उसे प्यार देने के बजाय उसे कैसे बर्बाद करना है ये सोचती रहती थी। कोई माँ अपनी ही बेटी के साथ इतनी निर्दय कैसे हो सकती है? वो उससे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने रितिका को ये सब करने पर जोर दिया और जब उनकी खोई हुई बेटी वापस आ गई तो उसे सभी बेस्ट देने के चक्कर में उन्होंने अपनी एक बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। अपनी पढ़ी नॉवेल को याद करके रितिका ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और गुस्से से बोली, मिसेज राघव जिंदल, बहुत टारगेट कर लिया आपने भोली भाली रितिका को, लेकिन अब जिससे आपका सामना होगा वो डेविल क्वीन है, अंडरवर्ल्ड की रानी। बहुत शौक है ना अपनी बेटी को सबसे ऊपर रखने का, तो देखो मैं कैसे उसे एक साइड कैरेक्टर बनाती हूँ। तो क्या हुआ अगर वो हीरोइन है? देखते हैं बिना विलेन को फंसाए वो कैसे मेन कैरेक्टर बनती है। क्योंकि मैं अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसकी जिंदगी की विलेन। तुम्हें तुम्हारा हीरो मुबारक, क्योंकि बेवकूफ हीरो से बेहतर एक साइको विलेन होता है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रितिका ने सभी सेल्स देखी तो उसे कोने में एक कॉटन ड्रेस देखी जो येलो कलर की थी और स्लीव्स उसकी स्लीवलेस थी लेकिन शोल्डर पर बांधने वाली। उसने टी शर्ट और पजामा जिन्हें वो अक्सर घर में पहना करती थी उन्हें चेंज करके ड्रेस पहनी और बाहर आ गई। वो बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट लग रही थी। वो मिरर के सामने आकर हल्का सा मेकअप करती हैं, फिर लिप ग्लास लगाकर अपना शोल्डर बैग लेती हैं जिसमें वो अपना फ़ोन, कार्ड और कुछ चीज़ डालती हैं। लास्ट में वो वाइट हील्स पहनकर राध्या की तरफ मुड़ती है जो उसे मुंह फाड़े अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। राध्या, रितिका उसे बुलाती है लेकिन वो नहीं सुनती। ये देखकर वो अपना सिर ना में हिला देती हैं और सीधा उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती हैं। तब जाकर राध्या को होश आता है और वो पूछती है, तुम सच में मेरी वाली रीत ही हो ना? उसके पूछने पर रितिका कहती है, नहीं। जिस पर राध्या का मुंह बन जाता है और बोलती है, अरे तुम्हें तो ड्रामेटिक रिप्लाई देना चाहिए था, जैसे मैं रितिका की भूत लगती हूँ क्या? या फिर तुम्हारी आंखें खराब हैं उन्हें चेक करवाओ, लेकिन तुम तो मान गई। हाँ, क्योंकि यही सच है, पहली वाली बेवकूफ सबकी बातें मानने वाली रितिका मर चुकी है और अब जो तुम्हारे सामने है ये असली रितिका है जिसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। वो थोड़ा रुकी और राध्या को देखा जो शौक में थी, फिर आगे बोली, क्या तुम्हें मैं ऐसी पसंद नहीं हूँ? उसके सवाल को सुनकर राध्या सोच में पड़ गई। अब तक दोनों बाहर एंट्रेंस गेट पर आ चुके थे। आमने ही रोल्स रॉयस खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर हर्षित बैठा है था और रक्षित कार से टिकर खड़ा उनके आने का ही इंतजार कर रहा था। वही राध्या अपनी सोच से बाहर आए और रितिका के दोनों हाथों को पकड़ लिया। दोनों वही रुक गए। तभी राध्या ने उसे एकदम से गले लगाया और बोली, सच कहूँ तो मुझे ये वाली रितिका ज्यादा पसंद है, जो अपने लिए स्टैंड लेती है और दूसरों का मुंह बंद कर देती है। अब मुझे पता है कि मेरी दोस्त को कोई भी तंग नहीं कर सकता और जिसने किया उसकी तो शामत आनी है। रितिका भी मुस्कुरा उठी। वो बहुत खुश थी कि उसे सब वैसे ही अपनाने को तैयार हैं जैसे वो है। वो मन ही मन उस रितिका का थैंक्स भी कर रही थी जो उसे उसकी वजह से इतनी प्यारी फैमिली और दोस्त मिली। तुम जिनके प्यार की कदर नहीं कर पाई और जो तुम्हें कुछ नहीं समझते थे उनके पीछे भागती रही। ये तुम्हारी ही भूल थी गलत लोगों को चुनने की। अक्सर लोग वो चीज़ पाना चाहते हैं जिसे हासिल करना मुश्किल है, जिसके चक्कर में जो उनके पास है उसे भी गवा बैठते हैं। उसे याद था कि नॉवेल में रितिका से प्यार करने वालों का क्या हाल हुआ था।
राध्या जो उसके बड़े भाई से प्यार करती थी उसे किसी और से शादी करनी पड़ी क्योंकि रितिका दिव्या का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अपनी बहन की जिद से मजबूर होकर रक्षित ने भी दिव्या से शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद से उनके भाई बहन का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। शादी के अगले दिन ही न्यूज में 2 लोगों के सुसाइड करने की खबर आई थी। एक उसकी बहन जैसी दोस्त जिसने अपनी शादी की पहली रात को जहर खा लिया था। दूसरी उस भाई की जो इतना मजबूत था और इतना खतरनाक, लेकिन वो राध्या की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए अपने प्यार के अंतिम संस्कार में ही उसने सबके सामने खुद को गोली मार ली, लेकिन तब भी उसने अपनी बहन से ये नहीं कहा कि उनके मरने की वजह वो है। अपने बड़े भाई जो उससे बहुत प्यार करते थे उन्हें खोकर रितिका टूट गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके परिवार ने उसे ब्लेम किया। वही दिव्या जो उसके भाई से सच्चा प्यार करने का दावा करती थी, उसने उनके मरने के 1 महीने बाद ही दूसरी शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगी। यही वो वक्त था जब अधिक और आशी की शादी भी होनी थी और वो भी सब कुछ छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसके प्यार के हाथों ही मौत हो गई। नॉवेल में लिखी घटनाओं को याद करके रितिका की आंखें भर आई और 2 बूंद आंसू उसके गालों से बहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उसे रोता देखा राध्या और रक्षित जो कार के पास खड़ा उन दोनों के आने का ही इंतजार कर रहा था। वो घबरा गया और अपने लंबे लंबे कदम रखते हुए रितिका के पास पहुंच गया। क्या हुआ प्रिंसेस? रक्षित ने उसके आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए पूछा तो वो उसके गले लग गई और बोली, कुछ नहीं भाई, बस मुझे पहले की बात याद आ गई जब मैंने आपसे यहाँ से चले जाने की जिद की थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं होती। वो सही कह रही थी क्योंकि स्नेहा जिंदल ने रितिका को कहा था कि वो अपने भाई को बाहर भेज दे। जब उसका भाई चला गया था तब से ही स्नेहा जिंदल उसे बार बार अधिक का पीछा करने और सबको बताने के लिए कहती कि वो उसका मंगेतर है। नए नए आइडिया देती जिससे दोनों साथ हो सके, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि आशी के आने के बाद भी वो उसे अधिक के पीछे भागने को क्यों कहती थी। अगर उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता तय करना था तो ये ऐसे ही हो जाता। रितिका ने अपना सिर झटका और बोली, चलो भाई, आज से एक नई शुरुआत है। उसके बाद उसने अपनी एक बाह अपने भाई के हाथ में डाली और दूसरी अपनी दोस्त के हाथ में और कार के पास जाने लगी। उसे फिर से नॉर्मल देखकर रक्षित हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसकी नजर राध्या पर पड़ी जिसके हाथ को रितिका ने थामा हुआ था। उसके दिल में एक ख्याल आया और उसके दिल में तेज हलचल होने लगी। उसने अपनी नजरें जल्दी से हटाई और सामने देखने लगा। कार के पास आकर रक्षित ने दोनों लड़कियों के लिए डोर ओपन किया। पहले रितिका बैठी, फिर राध्या। रक्षित ने जब देखो दोनों सही से बैठ गई हैं तो उसने डोर बंद किया और खुद आगे जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। वही हर्षित जो कॉल पर बात कर रहा था, उसने रितिका को रोते हुए नहीं देखा था, वरना वो पैनिक करने लगता क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था और इमोशनल भी। भाई सारांश का कॉल था। वो अभी हिल अपार्टमेंट के सामने वाली साइट पर हैं। उसने जगह देख ली है और वो बहुत अच्छी है। उसने इंजीनियर्स की टीम को भी दिखवाया है और उन्हें वो जगह एम्यूजमेंट पार्क बनवाने के लिए सही लग रही है। रितिका जो अपने फोन में देख रही थी, जब उसने हिल अपार्टमेंट सुना तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। उसने नॉवेल में इस बारे में कुछ पढ़ा था जो अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। पिछला जन्म हो या अभी का, उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी और तेज दिमाग। उसका IQ और EQ दोनों ही हाई थे। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे हिल अपार्टमेंट के पास वाली जगह के बारे में सब याद आने लगा। उस जमीन के बारे में सब कुछ जानने के बाद उसकी आंखों में अचानक ठंडक छा गई। उसने खुद को नॉर्मल किया और अपने भाई से बोली, भाई क्या मैं वो लैंड देख सकती हूँ? उसके सवाल को सुनकर रक्षित चौंका नहीं क्योंकि वो जानता था उसकी बहन को बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं, उसे तो ये भी पता है कि उसने खुद के दम पर अपनी कंपनी शुरू की है जो आज इंडिया में टॉप 10 के अंदर आती है। उसकी की कंपनी को खोले हुए अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे, लेकिन उसकी स्किल्स और टैलेंट की वजह से ही आज वो इस मुकाम पर हैं। ठीक है, हम शॉपिंग के बाद साइट विजिटिंग करने चलेंगे। रितिका ने भी हाँ कह दिया। रक्षित ने हर्षित से कहा, सारांश से कहो कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करो, मैं आऊंगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके भाई।
हर्षित ने जल्दी से सारांश को मैसेज भेज दिया। 40 मिनट बाद उनकी कार मुंबई के सबसे बड़े मॉल के सामने आकर रुकी। पहले रक्षित बाहर निकला और बैक सीट की तरफ बढ़ गया। उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और हैंडसम फेस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मॉल से बाहर आती लड़कियां या अंदर जाने वाली लड़कियां सभी रुककर उसे देखने लगी। रक्षित को इन सब अटेंशन की आदत थी। उसने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया और रितिका की तरफ का डोर ओपन करके अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रितिका ने अपना हाथ रक्षित के हाथ में रखा और बाहर आ गई। वही जो लड़कियां रक्षित के चार्म में खो गई थी, उन्होंने जब उनकी नज़र उस लड़की पर गई जिसे वो हैंडसम मेन प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था तो उन्हें उससे जलन होने लगी। लेकिन जब लड़कियों ने उसकी ब्यूटी देखी तो खुद को खोने से रोक नहीं पाई। सूरज की तेज किरणों के बीच वो चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी से नहा रहा हो। तभी उनकी नज़र एक और लड़की पर गई जिसके लिए भी रक्षित ने अपना हाथ आगे किया। राध्या ये देखकर हैरान रह गई। उसने एक नज़र रितिका को देखा जो मुस्कुरा रही थी। फिर बिना कुछ कहे उसने भी अपना हाथ रक्षित को दे दिया और कार से बाहर आ गई। रक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से अपनी बहन का। उसे देखकर यही लग रहा था कि ये दो लड़कियां ही उसकी दुनिया हैं। हर्षित ने अपने भाई को देखा और मुस्कुरा दिया। वो कार को पार्क करने चला गया। ये मॉल किसी और का नहीं बल्कि रायजादा फैमिली और जिंदल फैमिली का है। अभी मुंबई में इससे बड़ा कोई मॉल नहीं है। यहाँ सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स और इंडिया के टॉप ब्रांड्स की शॉप हैं। तीनों अंदर जाते हैं और रक्षित उन्हें सीधे 5th फ्लोर पर लेकर जाता है जहाँ वुमेन क्लॉथिंग का सेक्शन था। उस फ्लोर पर बहुत सारे ब्रांड्स के शॉप थे। प्रिंसेस आपको किस स्टोर पर पहले जाना है? रक्षित रितिका से पूछता है। रितिका सभी स्टोर्स को बाहर से देखती है, फिर एक स्टोर की तरफ इशारा करके कहती है, भाई हम पहले वहां चलेंगे। रक्षित उस तरफ देखता है जहां एक इंडियन ब्रांड का स्टोर था जो कि इंडो वेस्टर्न के लिए फेमस था। वो उन दोनों के साथ उस स्टोर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो एंटर करते हैं एक सेल्स अटेंडेंट जल्दी से उन्हें ग्रीट करने आती है। हेलो सर एंड मैडम, आप क्या देखना पसंद करेंगे? वो अटेंडेंट एक फीमेल थी, फिर भी उसका प्रोफेशनल बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। अगर उसकी जगह कोई और फीमेल अटेंडेंट होती तो उसके भाई को ताकने से ही उसे फुर्सत नहीं मिलती। रितिका मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ इंडो वेस्टर्न में स्कर्ट और टॉप का कलेक्शन देखना है। क्या इस स्टाइल में कोई लेटेस्ट कलेक्शन अभी आया है? यस मैम, हमारी शॉप में हर मंथ न्यू कलेक्शन लॉन्च होता है और जैसी स्टाइल आप चाहती हैं उसके सभी पीस एकदम न्यू हैं जिन्हें अब तक किसी ने भी नहीं खरीदा है और सभी कस्टम पीस होंगे। आप जो लेगी उस डिज़ाइन को हम किसी को भी सेल नहीं कर सकते। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है। अगर कोई उसकी कॉपी बनवाकर पहनता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। इंटरेस्टिंग पॉलिसी। रितिका काफ़ी इम्प्रेस हुई थी इस शॉप से। पता नहीं क्यों लेकिन इस शॉप का नाम उसे जाना पहचाना लग रहा था, इसलिए वो इसके अंदर आ गई। लेकिन उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था अभी और उसने जोर भी नहीं दिया। वो सेल्स अटेंडेंट उन्हें दूसरे सेक्शन में ले गई जहां उनके प्रीमियम कलेक्शन रखे जाते थे। तभी रक्षित का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने कहा, प्रिंसेस आप देखो, तब तक मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया और राध्या के साथ आगे चली गई। अटेंडेंट ने एक बॉक्स निकाला और खोल दिया। रितिका ने जैसे ही उस आउटफिट को देखा वैसे ही उसे वो पसंद आ गया। कलर, स्टाइल और वाइब बिल्कुल परफेक्ट थी। रितिका ने उसे उठाया तो उसमें लिला क्रॉप टॉप थी जिस पर 3D फ्लावर के पैटर्न बने हुए थे और उसके साथ एक लेयरिंग स्कर्ट थी जिसमें 3 कलर थे, लेमन, लिलैक, पाउडर पिंक। उसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट था। उसने पिछली जिंदगी में कभी भी जिंदगी खुलकर नहीं जी थी। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने व्हाइट, ब्लैक और ग्रे के अलावा दूसरा कोई कलर पहना भी था। शायद नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ में रंग भरने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब वो खुद अपनी जिंदगी में रंग लाना चाहती हैं। ये मुझे पसंद है, आप इसे पैक कर दीजिए। ये सुनकर सेल्स अटेंडेंट खुश हो गई, लेकिन तभी एक हाथ आया और उसने रितिका के हाथ से ड्रेस छीन ली। रितिका ने हल्के से ड्रेस को पकड़ रखा था। उसे नहीं पता था कि कोई उसके हाथ से उसकी पसंद की हुई चीज छीन लेगा। उसका चेहरा सर्द हो गया।
उसी वक्त उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आशी, देखो बेटा, ये तुम पर कितना सूट कर रहा है। अब तुम्हें अपने बोरिंग कपड़े छोड़कर कुछ ऐसा लेना चाहिए। रितिका ने पलटकर देखा तो सामने उसकी मॉम खड़ी थी, जो उसकी ड्रेस को अपनी प्यारी बेटी आशी पर लगाकर देख रही थी। आशी की आंखों में भी चमक थी, जो साफ बता रही थी कि उसे ये ड्रेस कितनी पसंद आई है। फिर स्नेहा जी ने सेल्स अटेंडेंट को देखा और बोली, इसे पैक करो, और अगर इस जैसी और ड्रेस है तो वो भी दिखाओ। दिखाओ मत, उन सबको पैक करके जिंदल मेंशन भेज दो। उनकी बात सुनकर सेल्स अटेंडेंट ही नहीं बल्कि राध्या, जिसे उनकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो भी हैरान रह गई थी। अगर रितिका ने उसे शांत रहने के लिए नहीं कहा होता तो वो इस औरत को अच्छा खासा सुना देती। क्या रितिका इस बार भी अपनी चीज आशी को दे देगी? स्नेहा जी और आशी अचानक उस स्टोव पर कैसे आ गए? क्या जवाब देगी रितिका उनकी बेशर्मी का? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ